तो उस पद को भी उन्होंने खत्म कर दिया और वो बन गए सीधा जो चपरासी यूपी में विधानसभा में था वो यहाँ पर बन गया समीक्षा वो अधिकारी। टाइटल भी नहीं था, कभी होता ही नहीं जीवन भर, यूपी में रहता तो उसी पद पे रिटायर थी। हमारे राज्य के विकास करने का खाके का मुख्य अधिकारी हो जाता है, प्लानर हो जाता है राज्य को विकास करने के लिए जो आदमी यूपी में रहता तो चपरासी रहता। गैरसैंण डेवलप नहीं, गैरसैंण तो कभी राजधानी जा ही नहीं सकती, ये मैं आपको बताऊं। चाहे यूकेटी भी आ जाएगी ना तो भी नहीं ले जाता है ना, वो सरकार चलाता है। ब्यूरोक्रेट्स पहाड़ में थोड़ी जाएगा, वो अपने परिवार से अलग नहीं रहता। ब्यूरोक्रेट्स कोई फौजी नहीं है जो परिवार छोड़ के बॉर्डर पे चले जाए। वो यहाँ उत्तराखंड का मूल कैडर तो यहाँ आया ही नहीं, लोग पुलिसकर्मियों के माध्यम से हॉस्पिटलों पे आते हैं। वही वो भी पहाड़ पे डॉक्टर नहीं भेज पाए हम 25 साल में। जितने कर्मचारी हैं सब वेतन के लिए कि वेतन मिलता रहे और वो खाते से न निकले, क्योंकि ऊपरी इनकम भ्रष्टाचार के कारण ही अवैध रूप से शराब बिक रही है, अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, अवैध रूप से जंगलों को जलाया जा रहा है, अवैध रूप से जंगलों को काटना ही नहीं चाहता है, सरकार तक काम कराना नहीं चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ विकास तिवारी और आज आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारे समसामयिक कार्यक्रम कालचक्र। और आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलमोस्ट सारे जानते ही होंगे। जेपी बडोनी जी, जो एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मुखर होकर उत्तराखंड के लिए बात करते हुए आपको नजर आते हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आज उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और 25 वर्ष एक बच्चे के पैदा होने से लेके जवान होने तक का सफर होता है। 25 साल में एक युवा जो जब उत्तराखंड बना था, जो उस समय पैदा हुआ था, आज वो युवा हो चुका। तो क्या आप मानते हैं कि जो 25 वर्षों में जिस अवधारणा से उत्तराखंड का गठन हुआ था वो पूरा हो पाया है? बड़ा प्रश्न है, थोड़ी मुझे समय देना पड़ेगा इस पे। आपका जो प्रश्न है वो एक्चुअली इस राज्य के बनाने या इस राज्य को जब बनाया गया तो उसके निर्धारण में, जब बनाने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में जो दोषित था ना, वो बहुत बड़ा दोष था और उस दोष के कारण यह राज्य कभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके उदाहरण यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है उस व्यक्ति को जो यहाँ पर पढ़ने आया था हरियाणा से, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राज्य का कोई विकसित ढांचा नहीं था, इसलिए ढांचे को खड़े करने की जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने क्या किया कि एक घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश से जो भी कर्मचारी यहाँ पर आएगा उसको हम दे देंगे सीधे 2 प्रमोशन। अब वहां से फोर्थ क्लास आ गया, वो एलडीसी बन गया, यूडीसी बन गया। अब उसके बाद कालांतर में फिर दूसरे मुख्यमंत्री कोश्यारी जी आते हैं, फिर आते हैं एनडी तिवारी जी। एनडी तिवारी जी का बहुत विराट और विकास स्वरूप आदमी थे, उनका विजनरी आदमी थे। तो उन्होंने कहा भाई स्ट्रक्चर को नया राज्य बनाते उसका पूरा खाका तैयार करें, सेक्रेटरीट बनाएं, लोक सेवा आयोग बनाएं, डायरेक्टरेट बनाएं, इस सब तरह की उन्होंने विकसित करने की एक पॉलिसी डेवलप की। तो सेक्शन जो हमारा सचिवालय था उस समय बहुत कम कर्मचारी थे, क्योंकि सचिवालय चलता सेक्शन ऑफिसर से, सेक्शन ऑफिसर से ही सरकार मतलब वो शासन चलता है। तो शासन चलाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वहां पर पर्याप्त वो अधिकारी नहीं थे, सेक्शन ऑफिसर नहीं थे। तो फिर तिवारी जी ने कहा भाई कि ये फिलअप करो, लोक सेवा आयोग का गठन करो और ये सब बनाओ। तो वो जो लोग वहां पर एलडीसी यूडीसी का 2 प्रमोशन प्राप्त कर चुके के यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी का भी उसके बाद पद होता है, तो उस पद को भी उन्होंने खत्म कर दिया और वो बन गए सीधा जो चपरासी यूपी में विधानसभा में था वो यहाँ पर बन गया समीक्षा अधिकारी। वो काम क्या कर रहा है, चौथे पद का समीक्षा अधिकारी बन जाता है, जिसके लिए वो इंटाइटल्ड भी नहीं था। कभी होता ही नहीं जीवन भर, यूपी में रहता तो उसी पद पे रिटायर होता। यहाँ पर बन गया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पद गौण हो गया, समीक्षा अधिकारी बन गया। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा, तिवारी जी ने कहा कि भाई लोक सेवा आयोग का होगा और अफसर जो है हमें चाहिए, उसके लिए विज्ञप्ति निकालिए। तो वहां पर जो है समीक्षा अधिकारियों का पद निकाला जाता लोक सेवा आयोग से। फिर जो वहां पर समीक्षा अधिकारी बन गए थे तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया मुख्यमंत्री जी कि अगर नया पद आएगा तो वो तो हमसे सीनियर हो जाएंगे, वो कमीशन से आएंगे और हम जूनियर हो जाएंगे, इसलिए हमें एक पद और प्रमोशन करिए। वो बन गए सेक्शन अफसर। अब सेक्शन अफसर बने, फिर हमारे नए अफसर आते हैं, वो अपने अपने काम करते हैं। फिर प्रक्रिया होती कि सेक्शन अफसर को 2-4 साल चलता है और उसके बाद उसे
उप सचिव, कहीं ना कहीं डायरेक्टर पैरेक्टर बन जाता, वो व्यक्ति हमारे राज्य के विकास करने का खाके का मुख्य अधिकारी हो जाता है, प्लानर हो जाता है राज्य को विकास करने के लिए। जो आदमी यूपी में रहता तो चपरासी रहता और यहाँ पर वो एसओ बन गया, और एसओ के प्रमोशन पाने के बाद उप सचिव वगैरह या डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, जो विभागों के या राज्य के लोगों के लिए नीति निर्धारण करते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय सबसे बड़ा नारा था पहाड़ की सरकार और पहाड़ के द्वार। अब 25 साल बाद क्या केवल राजधानी सत्ता बदलने से आ गया कि राजधानी लखनऊ से बदल के देहरादून आ गई, और वो देहरादून और गैरसैंण और उसको लेके जो लगातार ये चल रहा है? देखो, जनता क्लियर हो जाए तो ये सारी समाधान समाप्त हो जाएंगे। पहले आप देहरादून में डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि गैरसैंण डेवलप नहीं करेंगे। नहीं, गैरसैंण तो कभी राजधानी जा ही नहीं सकती, ये मैं आपको बता रहा हूं। चाहे यूकेटी भी आ जाएगी ना तो भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि राजधानी जाने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स है ना वो सरकार चलाता है। ब्यूरोक्रेट्स पहाड़ में थोड़ी जाएगा, वो अपने परिवार से अलग नहीं रहता। ब्यूरोक्रेट्स कोई फौजी नहीं है जो परिवार छोड़ के बॉर्डर पे चले जाए। ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, तो ब्यूरोक्रेट्स वहां थोड़ी जाएगा, गैरसैंण में कभी नहीं जाएगा। चाहे मैं कह रहा हूं, आपसे आज कह रहा हूं कि यूकेटी की सरकार आ जाए तब भी नहीं बन जाएगा। हाँ, ये कि जिस प्रकार से सत्र बन रहे हैं वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का राजधानी बना दिया गया, उस बनाने से वो पैसा अगर राज्य के अन्य संसाधनों, हेल्थ चिकित्सा में लगाया जाता 800 करोड़ रुपया, तो हेल्थ का सिस्टम बनता ना। आज भी लोग पगडंडियों के माध्यम से हॉस्पिटलों पे आते हैं। पहाड़ पे डॉक्टर नहीं भेज पाए हम 25 सालों में, हम शिक्षक नहीं भेज पाए 25 सालों में। ऊपर से हमने एक पॉलिसी बना दी, हमने सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि जो शक्तिशाली मास्टर है या जो शक्तिशाली फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है, वो एक क्या करता है, अटैचमेंट की पॉलिसी बना दी। सपोज मैं जो है जॉब एक प्राइमरी का टीचर हूँ, मैं चमोली में नियुक्त हूँ किसी ब्लॉक में, और मैंने अपना किसी से नेताजी से लिखवाया कि मुझे जो है अटैचमेंट कर दो मंत्रालय में, अटैचमेंट कर दो किसी विभाग में। मतलब टीचर सचिवालय में क्या करेगा या टीचर मुख्यालय में क्या करेगा? उसका टीचर की नियुक्ति हुई थी पढ़ाने के लिए, तो उसका काम, मुख्य काम था पढ़ाना। तो पढ़ाने की जगह वो मुख्यालय में क्या काम करना है? वो राजनीति है ना, उसे पढ़ाने से मतलब नहीं है। देखो, जहां भी आज हमारे, आप अगर देखेंगे इस राज्य में जितने कर्मचारी हैं, सब वेतन के लिए कि वेतन मिलता रहे और वो खाते से न निकले, क्योंकि ऊपरी इनकम हो जाए। व्यापक भ्रष्टाचार, इसीलिए व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ही अवैध रूप से शराब बिक रही है, अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, अवैध रूप से जंगलों को जलाया जा रहा है, अवैध रूप से जंगलों को काटा जा रहा है। तो वो निजी व्यवस्था कोई काम करना ही नहीं चाहता है, सरकार तक काम कराना नहीं चाहती है। आज भी उत्तराखंड में 25 साल होने के बावजूद कई ऐसे गांव हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आज भी लोगों को इलाज के लिए किलोमीटरों दूर तक पैदल जाना पड़ता है। शिक्षा के लिए बालक कई कई किलोमीटर पैदल जाते हैं। पानी होने के बावजूद बहुत जगह पे पानी, साफ पानी नहीं है। तो ये जो जिस मकसद से उत्तराखंड को बनाया गया था, क्या वो मकसद आज भी पूरा हुआ? जिन्होंने उसके लिए इतने बलिदान किए, क्या उनके बलिदानों का फल मिल पाया उत्तराखंड को? देखो, ये कभी होना मुश्किल है, असंभव है, लेकिन उसके लिए विजनरी व्यक्ति चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए, उत्तराखंड की मूल अवधारणा को जानने वाला व्यक्ति तो चाहिए। उत्तराखंड में तो लोग कहा था कि उत्तराखंड भी बहुत ईमानदार है। एक आम उत्तराखंडी बहुत ईमानदार है। उत्तराखंड का व्यक्ति जो अपना सर्विस दे रहा है, फौज में है, जो होटल में है, जो अन्य किसी व्यवसाय में है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी मैं कुछ दिन पढ़ रहा था, दुबई के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोग मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहाड़ से ही लोग थे जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जब उत्तराखंड का पृथक राज्य का गठन होकर उत्तराखंड राज्य बन गया, उत्तरांचल बना था उस समय, तो राज्य बन गया, तो उत्तराखंड के जो मूल ब्यूरोक्रेट्स थे, यहाँ से जो ब्यूरोक्रेट्स अन्य देश में कहीं थे, वो यहाँ लौट के नहीं आए। उन्हें मालूम था कि उत्तराखंड में हम जाएंगे तो यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार, छोटा राज्य है, सब प्रेशर रहेगा, भाई भतीजा का प्रेशर रहेगा। वो यहाँ उत्तराखंड का मूल कैडर तो यहाँ आया ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ वो आ गए। जिस तरह से मैंने बताया कि वहां पर 2 प्रमोशन देने की व्यवस्था में आदमी ने 6 प्रमोशन ले लिए, और 6 प्रमोशन वाला हमारा नीति निर्धारक बन गया। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा विषय हो गया पानी की समस्या। आज भी उत्तराखंड में पानी के लिए बहुत दूर दूर तक महिलाएं जाती हैं। ये एशिया का जल बैंक है। कौन? उत्तराखंड। हिमालय है यहाँ, हिमालय से 12 से अधिक नदियां निकलती हैं, गंगा, जमुना, धौली, काली, इस प्रकार की तमाम नदियां, मंदाकिनी, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। उसके बाद उत्तराखंड में पेयजल का संकट है,
क्योंकि उत्तराखंड को इन्होंने कभी वन संसाधन वाला राज्य नहीं बनने दिया, इसको इरोजन करते रहे लगातार। उत्तराखंड को रेगिस्तान बनाने की एक चेष्टा इनकी रही। मतलब रेगिस्तान बनाने का मतलब यह है कि उस पर हाइड्रो पावर डेवलप कर दिया। हाइड्रो पावर डेवलप कर दिया तो जो मूल हमारी अवधारणा थी जल जंगल और जमीन, उसको समाप्त कर दिया। आज आप देखेंगे भूजल बहुत घट गया है। हिमालय में लगातार जो है इरोजन हो रहा पहाड़ियों पर। हिमालय बहुत पीछे चले गया है पिघल करके। और जो हमारी नदियां थी उनके में जो जल का प्रभाव रहता था वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। हाइड्रो पावर के कारण ऊर्जा है। आज गांव-गांव तक अगर कहते हैं कि रोशनी पहुंच जा रही है, आज उद्योगों को मिल पा रही है, या हमारे को जो सड़कों पे भी जो हम निःशुल्क रोशनी चल रही है, तो कारण हाइड्रो पावर के कारण है। हम पावर बैंक भी तो है पूरे देश का। बिल्कुल है, पावर बैंक है। पावर बैंक है ये तो सही है, लेकिन पावर बैंक में जो बेईमानी है वो कोई देख नहीं रहा है। 2200 मेगावाट का टिहरी डैम है, 800 मेगावाट भी तैयार नहीं कर पा रहा। हमें सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, तब भी हमें सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। भाई हम आज भी 8 रुपये लगभग यूनिट दे रहे हैं ना बिजली का बिल। अरे जिस राज्य में समूल संसाधनों को विनष्ट करके हम पावर जनरेट कर रहे हैं, उस राज्य का एक आम व्यक्ति जिसके पास 2 जून की रोटी खाने के लिए नहीं है, पहाड़ों की वेदना है, वहां पर हम 8 रुपया मीटर या 7 रुपया प्रति यूनिट अगर ले रहे हैं, तो यह न तो विकास है, न पावर बैंक है, न जल बैंक है। हर सरकार बात करती है पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। क्या सरकार सिर्फ दावे कर रही है? इसमें इस 25 साल में उत्तराखंड ने लगभग मल्टीपल सरकारें देखी हैं, कांग्रेस भी देखी है, भाजपा भी देखी है, तो दलगत से ऊपर क्या केवल सिर्फ एक इलेक्शन का विषय है, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, बाकी धरातल पे सब देखो शून्य है? ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी होगा, किसी भी शहर का व्यक्ति होगा, उसे चाहिए एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार। ये 3 प्रमुख चीजें हैं। इन 3 चीजों के अभाव के कारण ये आदमी पलायन करता है। सीधी सी बात है, मैं पहाड़ से यहाँ बैठा हुआ हूं, तो पलायन करने के सरकार पृथक राज्य के गठन होने के बाद सरकार ने मतलब हिमालयी क्षेत्र में जो भी पहाड़ी राज्य हमारे हैं, पहाड़ी जनपद हैं, वहां पर न तो रोजगार भेज पाई, न वहां पर हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया गया, न बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, वो इतना डेवलप था कि मैं आपको बताऊं, जब पृथक राज्य नहीं था और यूपी सरकार थी, तो उत्तराखंड के लगभग हर गांव के आसपास प्राइमरी स्कूल होता था, प्राइमरी टीचर होता था। टीचर वो अनपढ़ होता था, यूपी से आता था, वो अनपढ़ होता था, लेकिन मतलब एक टीचर की नियुक्ति होती थी। वो क्या करता था, वो जानता था कि वो टीचर खुद अनपढ़ है, इसलिए वो गांव में किसी पढ़े लिखे आदमी को कहता तुझे 5,000 रुपए दूंगा, तो पढ़ाता रहियो, हाजिरी लगाता रहियो, मैं अपने गाँव में खेती करूंगा। ये मैंने देखी, ये आज तक हुआ। अभी कुछ टीचर रिटायर भी नहीं होंगे जो मतलब अंगूठा टेक हैं, फर्जी कागजों के आधार पर यहाँ जॉब करा उन्होंने, और उत्तराखंड बनने के बाद तो वो काफी तरफ चले गए, लेकिन बेसिक ये रहा कि अनपढ़ टीचर नियुक्त हुआ, उसने पहाड़ पे 5,000 या 2,000 का हायर व्यक्ति किया कि आप पढ़ाते रहना, और वो अपने गांव में एग्रीकल्चर कर रहा था, खेती कर रहा था। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। रही पलायन की बात, तो 3 मुख्य चीजें जब सरकार के द्वारा राज्य के मूल निवासी जो गांव में रहता है, दूर दराज रहता है, उसको नहीं मिल पाई, तो उसे निश्चित रूप से शहरों की तरफ आना पड़ा, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने वृद्ध माँ बापों के हेल्थ के लिए, और अपने रोजगार के लिए। राज्य बनने के बाद देहरादून, हरिद्वार या जो तराई के जो कुछ क्षेत्र थे, वो शहरों के रूप में विकसित हुए। बाकी उत्तराखंड का आज भी जो दूरस्थ क्षेत्र है, वो पिछड़े से भी और ज्यादा पिछड़ गया है। कोई वहां रहना पसंद नहीं करता, गांव के गांव खाली होते चले हैं। हमारे सीमांत जो क्षेत्र है, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है, चाइना से लेके हर चीज के लिए को लेके, तो वो सारा एरिया लगभग लगभग खाली हो गया। सरकारें इसके लिए सिर्फ प्लानिंग चल रही है, या धरातल पे भी कुछ काम किया जाए? देखो अब हो सकता है कि सरकार किस रूप में ले, आप किस रूप में ले, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार हिमालय क्षेत्र को, संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को ये पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहती है, इसे बैंकॉक के रूप में विकसित कराना चाहती है, जो सरकार का मूल उद्देश्य है। और इसलिए वो ऐसी योजनाएं बनाती है कि जिससे कि पहाड़ का लोग पलायन कर जाए। आपको यह बता दूं, आप साल भर पहले पढ़ा होगा कि वहां पर शेर ने उसको खा लिया, उस गांव में खा लिया, रीछ ने खा लिया। ये सरकार ने चिड़ियाघरों से जानबूझकर जानवरों को छोड़ा जंगलों की तरफ, कि लोग दहशत में आ जाएं और अपने जीवन की सुरक्षा को बचाने के लिए यहां से पलायन कर दें। वो गांव पलायन हो गए और उस गांव पे उन्होंने दूसरे व्यक्ति को दे दिया। आप यह माने कि उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर और धामपुर, 2 जगह का शराब भी खूब जाता है उत्तराखंड में,
तो धामपुर और मुजफ्फरनगर के लोग कई गांवों के प्रधान बने हुए हैं, क्योंकि वहां गांव का मूल आबादी समाप्त मतलब पलायन कर गई और यहाँ के लोग गए। और हमारे जो पटवारी वहां पर है, उसने 1000-2000 रुपए में उसने वहां पर अगर कोई भगवान सिंह रावत है तो मोहम्मद अली रावत बना दिया और उसका वोटर और उसका वो मकान एक दे दिया 1000-2000। डेमोग्राफी चेंज भी कर दिया। हमारे जो पलायन हुए गांव है उसको रिक्त भी भर दिया, ताकि सरकार का डाटा ये रहे कि उस गांव में फलाना व्यक्ति है। आज यह स्थिति हो गई है। पर्यटन हमारे यहाँ रोजगार का एक साधन माना जाता है। इसके अलावा खेती, जैसे कि हिमाचल है, हिमाचल ने अपने यहाँ फ्रूट फ्रूट कंजर्वेशन पे या कीवी पे बहुत करा है, वो ऐसा उत्तराखंड में देखा नहीं गया है। देखो, एक्चुअली ऐसा होता है, किसी चीज को डेवलप करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को विजनरी होना पड़ता है। अभी तक जितने मिनिस्टर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि एनटी तिवारी जी के अलावा कोई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सोचने और समझने वाला व्यक्ति नहीं रहा। नौटंकीबाज रहे, जबकि हमारे यहाँ बड़े बड़े बैरिस्टर रहे, बड़े बड़े फौज के बड़े बड़े जनरल यहाँ पर मुख्यमंत्री पद दायित्व किया, लेकिन वो राज्य के लिए उनका कोई योगदान नहीं था और राज्य के लिए उन्होंने कोई विकास की उस तरह की नीति नहीं बनाई जिसके कारण पलायन रुक जाए, एजुकेशन मजबूत हो जाए गांव लेवल पे, चिकित्सा मजबूत हो जाए ग्रामीण लेवल पे। क्योंकि उत्तराखंड वाले मूल रूप से एलोपैथिक को कम तज्जुब देने वाले लोग हैं, आयुर्वेदिक में विश्वास करते हैं। वह आयुर्वेदिक पद्धति भी पूरे गांव गांव तक नहीं पहुंचा पाए। जबकि क्या होता है कि जैसे हम भारत सरकार के देखते हैं कि पोस्टमैन कहीं पर नहीं है, कहीं पोस्ट मास्टर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसी को, हाँ भाई जो जानकार है, जिसके पास घर है, कमरा है, विश्वास के पास, उसे पोस्ट मास्टर बना दिया, पोस्टमैन बना दिया। अब तो सारे पोस्टमैन भी हमारे यहाँ हरियाणा से आ रहे हैं और जो वार्ड वाई वगैरह हैं सब राजस्थान से आ रहे हैं। आप ये देखो कि यहाँ पर कोई पोस्टमैन जो नियुक्त हुए अभी इन सालों उत्तराखंड बनने के बाद, कोई राज्य का एक व्यक्ति पोस्टमैन नहीं बना। और राज्य में जो है ज्यादातर जो लोग आए वो राजस्थान से, वार्ड वाई, नर्सेज सब वहां से भरे गए। क्यों भरे गए? क्योंकि एनएचआरएम की जो अधिकारी थी, जो महिला अधिकारी थी, वो राजस्थान से थी, उसने राजस्थान वालों ने सब भर दिया। कोई बोलने वाला, क्योंकि राज्य में जो मिनिस्टर हैं उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें राज्य की मूल अवधारणा को जानने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो ये चाहिए कि किस में कितना कमीशन आना है, इतनी नियुक्ति करने के बाद वो सीधा लेते हैं और काम हो जाता है। एनएचआरएम जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में सारे राजस्थान वाले भरे पड़े हैं। यहाँ के 1 2 4 आप गिन के उंगलियों पे गिन लो कि यहाँ हरिद्वार में 4 हैं, वहां पे 2 हैं, ऋषिकेश में 2 हैं, बाकी सब वहां से भरे पड़े। मानी जो पद लोकल राज्य वालों के लिए होना चाहिए, संविदा बेसिस पद 20-25 हजार का पद है, और 4th ग्रेड पद जो है लगभग राज्य वालों के लिए रिजर्व रहता है, वह पद भी आज हमारे पास नहीं है। क्योंकि राज्य सरकारों ने, मतलब जो हमारे नीति निर्धारक रहे हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहे हों अथवा हमारे मिनिस्टर्स लोग रहे हों, इन्हें राज्य के बारे में कोई चिंता नहीं रही। राज्य को कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको व्यापक भ्रष्टाचार करना है। एक रोड को 10 बार बनाना है, उसके लिए साल भर में 10 बार बजट जाता है ताकि इनको पैसा आ जाए। रोड तो एक ही बार बनेगी, लेकिन बजट उसको कभी ग्रामीण विकास से, कभी पीडब्ल्यूडी से, कभी उद्यान से, कभी कृषि से, कभी मतलब कुछ नहीं तो जल संस्थान, कुछ नहीं तो एमडीडीए से, कुछ नहीं तो नगर विकास से, मतलब चलता रहता है। वह बजट आना चाहिए। और वो सड़क जो पहले कभी किसी दौरान में सीसी या ये सड़क बनती थी 20 साल चलती थी, आज सीसी सड़क अगर 6 महीने ज्यादा चल जाए तो आप बता दो, हरिपुर में आजकल सीसी सड़क बन रही है, एक एक महीने में टूट रही हो, खत्म हो रही है। तो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, सुपरविजन नहीं है। और जो ठेकेदार है उसको मालूम है कि मैं जो है ऊपर पैसा दे के आया हूँ, ठेका टेंडर तब लिया उसने। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो दिल्ली से लेके आता है वो राज्य। मैं एक बार जब ये ऑल वेदर रोड बन रहा था तो ये मिट्टी डाल रहे थे गंगा जी में, मैं सेक्रेटरी चलेगा, मैंने सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को कहा, मैंने कहा यार ये हो भाई ये रोको, फिर हमें एनजीटी जाना पड़ा उस मिट्टी को रोकने के लिए। तो वो हमी सेक्रेटरी उस समय के कह रहे थे, कह रहा साहब आप तो कह रहे हैं, वो जो ठेकेदार आता ना, हमें कहता हाँ भाई बिल बन गया नहीं बन गया, वहां भिजवा देना, मैं उस होटल में रुका हुआ। वो सेक्रेटरी को बोलता है, वो नहीं समझता, वो भारत सरकार से मजबूत पैसे दे के आ रखा, पर्याप्त पैसे, और वो यहाँ जो है विभाग को पूछता नहीं है। वो मुझे कह रहे थे एक ब्यूरोक्रेट, मतलब एक सेक्रेटरी, कि हमें कुछ नहीं मतलब है, मतलब हम उनसे पूछ भी नहीं सकते, सब भारत सरकार से रहता है, हमें तो केवल पेमेंट देना है। और पेमेंट भी इस तरह से लेता है वो कि मैं फलाने होटल में वहां भिजवा देना। तो अब आप लगा लो कि ब्यूरोक्रेट्स उसमें उसमें उन्हें भी पैसा नहीं मिल पा रहा। वो जो भी बना होगा मिनिस्ट्री लेवल या भारत सरकार लेवल से मिल के आता है। आज यही हाल है। आपको अभी किसी को, एक व्यक्ति मेरे पास आया कि मुझे कुंभ से कोई प्रोजेक्ट मतलब ठेका चाहिए,
तो मैंने भी किसी एक कर्मचारी को कह दिया कि यार, तो उन्होंने कहा उसके लिए पर्ची लानी पड़ती है। तो मैंने कहा पर्ची कहाँ से मिलती है? उन्होंने कहा ये वहाँ मतलब मुख्यालय से। मुख्यालय मतलब कि जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। अब पर्ची कैसे दे देगा? वहां जाएगा। हमने एक आदमी भेजा कि जब पर्ची लाओ एक ठेका लेना है, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मिलती पर्ची, पर्ची के लिए सिस्टम है। यानी सिस्टम है, मैंने पैसा जमा कराओ तब जाके पर्ची मिलेगी, तब ठेका मिलेगा। हमने सरकार में लगातार लिख लिख के ये रह गया कि भाई राज्य वालों को 10 करोड़ तक का काम राज्य के मूल निवासियों को दिया जाए। 10 करोड़ से ऊपर आप किसी को भी दे दो, कोई भी मतलब ऑल इंडिया के कोई भी ठेकेदार ज्वाइंट होगा। बड़ी चतुराई से क्या हुआ कि राज्य के लोग कम मतलब व्यवसाय ज्यादा भी हो सकते हैं ठेकेदार, ए ग्रेड बी ग्रेड जो भी होगा। तो उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई कि ठेकेदार है हरियाणा का या गोवा का या दिल्ली का, उसने यहाँ एक किसी मतलबी स्वार्थी या कमजोर या जरूरतमंद आदमी को कहा कि मैं आपके घर पे एक कंपनी बना रहा हूँ, आप भी इसमें रहेंगे। और उसने वहां पर यहाँ कंपनी बना दी, और वो 10 करोड़ क्या, वो 2 करोड़ का भी काम ले रहा है। मैंने अभी कल मैं एक वेबसाइट देख रहा था कुंभ मेले की, 900 रुपए का भी टेंडर हो रखा 900 रुपए के काम के लिए भी टेंडर है। तो मतलब क्या बोले, कुछ आप जो पूछ रहे हैं ये वेदना हो सकती है राज्य के विकास की, लेकिन वास्तविकता यह है, रियलिटी यह है कि कुछ नहीं हुआ और न कुछ होने की संभावना है, क्योंकि व्यापक भ्रष्टाचार है। अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है विकास से, उन्हें ये है कि उनको कितना आता है। कुछ होंगे इक्के दुक्के लोग, उन्हें जो है सरकार मतलब जिम्मेदारी वाला पद नहीं देती, जो ईमानदार है उन्हें किनारे रखती है, ऑफिस में बैठ करके किसी ऑफिस में बिठा देती। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। हाँ भी इसलिए होगी ना क्योंकि जो राजनेता हैं वो पढ़े लिखे, मुझे तो होंगे भी, हो सकते हैं पढ़े लिखे, मैं मना नहीं करता, लेकिन उन पे पढ़े लिखे जैसी कोई बुद्धि है नहीं। और किसी भी जिस चीज का जो मंत्री है उसे उस विभाग की कोई जानकारी नहीं है। योजना कैसे बननी है, जनता तक कैसे पहुंचे, कोई भी सिस्टम, कोई भी योजना है जनता के लिए है ना। हॉर्टिकल्चर हो, कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, कोई जो है मतलब कोई भी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई इन्वायरमेंट हो, तो कुछ नहीं। यहाँ पर्यावरण के नाम पे आप देखो कि जंगल जलाए जा रहे हैं। तो जिस राज्य में चिपको जैसा मूवमेंट चला हो, उस राज्य में हम जंगलों का और नदियों को खुदान करने में नंबर 1 है। अंदाज लगा सकते हैं कि मतलब सरकार कर रही है या ब्यूरोक्रेट्स कर रही है, ये दोनों आपस में कर रहे हैं। कुल मिला के मुझे तो यह लगता है कि इस राज्य को चला रहे हैं 3 लोग, ठेकेदार, ब्यूरोक्रेट्स, नेता। और इन तीनों को जो हैंडल कर रहा है या इन तीनों की जो दलाली कर रहा है वो संत समाज में से कुछ लोग हैं। कि संत जो है जिसको कह दिया कि हाँ मेरा चेला गोवा से आ गया या विदेश से आ गया, हाँ जी मुख्यमंत्री जी फलाना आ गया, इसको ये दे दो, तो उसको वहां से प्रसाद लेके या पर्ची लेके आके और उसको वो काम मिल जाता है। तो 3 लोग चल रहे हैं और इन तीनों को जो है चलाने के लिए संत समाज भी काफी हद तक भूमिका निभाता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि एक हमारे मुख्यमंत्री जी एक संत हैं कनखल में। तो मुझे लगता है कि नाम पता नहीं लिखना आता है उन्हें, नहीं आता, मुझे लगता नहीं है, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री या कोई भी आता है तो वहां जाता जरूर है। अब उनके पास कौन सी विद्या है या कौन सा विजन है, तो मुझे नहीं आता कि उनके पास कोई विजन है कि वो कुछ राज्य के लिए विजन दें। और कोई मुख्यमंत्री आए हर हफ्ते आएगा तो हर हफ्ते मिलेगा, ऐसा भी कोई विधान नहीं है। न उनके पास गंगा के प्रति कोई दृष्टा है, न दृष्टि है, न कोई अध्ययन है, तो और न राज्य के लिए है, न हरिद्वार के लिए है। हरिद्वार तो एक कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पर संतों की भूमिका प्रमुख रूप से होनी चाहिए। आप ये देखो कि हरिद्वार जिस शहर में हम हैं वर्तमान समय में, यह शहर कुंभ का क्षेत्र है। लगभग हर साल 400-500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया मतलब हर 6 साल में लगता रहता है। और जनपद की योजनाएं हैं, माइनिंग फंड है, बहुत सारे फंड हैं जो जिले के लिए प्रयोग में आते हैं। यानी हर साल हजारों करोड़ का फंड है। उसके बाद शहर का आप देखो, जगह जगह स्वच्छ भारत मिशन योजना चली, कूड़े के जगह जगह आप ढेर देख लो। नगर निगम है, 60 पार्षदों वाला एक नगर निगम है, बड़ा नगर निगम है। वहां पर दो नगर तीन निगम तो पूरी एक विधायिका है, बाकायदा इनके पास सारे संसाधन भी हैं, इसके बावजूद इनके पास कानून बनाने तक का अधिकार है। ये एक पूरी एक कैबिनेट है, उसके बावजूद है कैबिनेट। इनको मजबूत एक सिस्टम बना हुआ, ब्रिटिश जो एक्ट था 1916 का, बहुत मजबूत इनको दे रखा संविधान बना करके। क्योंकि वास्तविक रूप से हालात यह हो गए हैं राज्य में कि सबको पता हो गया कि सिस्टम कैसे चलना है। अपना जो जिस पद में जा रहा है वो सोच रहा है कि मुझे वहां से कितनी प्राप्ति होनी है, वो जिसके लिए जा रहा है वो काम नहीं कर रहा है। यह दिक्कत हो गई है। इसलिए आप देखो ना, स्वच्छ भारत मिशन की हालत देखो। नमामि गंगे एक योजना है, हरिद्वार में हम है, हरिद्वार में लगभग 32 नाले हैं
और 32 नालों में से मुश्किल से 2-3 नाले टेप होंगे, सब नाले गंगा जी में खुल रहे हैं। 32 नाले हैं, बड़े नाले, दूषित नाले, जो सीधा गंगा जी में जा रहे हैं। और भारत सरकार से आता है कि नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन और जो है प्रणामी गंगे। और कमी किसकी है? ब्यूरोक्रेसी की कमी है, विधायिका की कमी है, आपके जनप्रतिनिधियों की कमी है, कि जनता की उदासीनता है? ये देखो, जनता को तो हर चीज में ब्लेम आसानी से दिया जा सकता है कि ये काम जनता करेगी। जनता को उस लायक रखा एक आम व्यक्ति है। वो सुबह उठेगा, अपना काम पे जाएगा, 10 बजे अगर कहीं ड्यूटी करनी है, सिडकुल में 12-12 घंटे की ड्यूटी हो गई। आप श्रमिकों के आपने अधिकार खत्म कर दिया। 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, भारत सरकार ने 12 घंटे कर दिया। आप मिनिमम वेजेज उन्हें 700 कुछ रुपए दे रहे हैं, 60-65 रुपए। ठीक है, अपना इनको बिल बनाना होता तो बहुत बड़ा बिल बन जाता है, एक ही दिन में विधायकों का, सांसदों का बनता है, हर स्टेट का। लेकिन यहाँ पर 700 हम एक श्रमिकों को दे रहे हैं, जिसका हम 12 घंटे प्रयोग कर रहे हैं। 12 घंटे काम करने के लिए आ रहा तो उसे 1-2 घंटे आने जाने के भी लगेंगे। उसका कोई सैटरडे नहीं है, एक संडे को मिलता है। अब आप बताइए कि मतलब उसके पास अपने विकास के लिए कुछ सोचने के लिए है कि वो अपने परिवार को रोटी कमा के दे दे? ये बेहतर है कि उसका पेट भर दे, या वो सोचे कि मुझे गंगा साफ चाहिए, मुझे प्रदूषण मुक्त शहर चाहिए, मुझे स्लम एरिया से मुक्त शहर चाहिए? वो सोचेगा इस बात को? सोचेगा वो जो जगह जगह के व्यापार मंडल बने हुए हैं हरिद्वार में, एक से एक व्यापार मंडल बने हुए हैं। वो केवल व्यापार मंडल इसलिए हैं कि वो बैठे और अधिकारियों से बातचीत करें और उन अधिकारियों को गुलदस्ते दे दें, ये व्यापार मंडल है। अरे व्यापार मंडल को चाहिए कि हरिद्वार में व्यापार को क्या विकसित, मतलब किस ढंग से किया जाए, शहर में जाम ना लगे, लोग आए तभी तो रहेगा। जाम वाले शहर में कौन रहना पसंद करेगा? लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आपने सुना कि हरिद्वार में आ गया कि वो देहरादून दिल्ली फ्लाईओवर बन गया, इसलिए हरिद्वार में यात्री नहीं आया। हरिद्वार में यात्री कहाँ से आएगा? अभी 2 दिन इतनी भीड़ रही कि वहां लोगों को आप उनको सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं। फ्लाईओवर के बनने के बाद कहा जा रहा है कि देहरादून जाम हो गया है। वो जाम हो गया, वो भी यहाँ भी तो जाम हो गया। अरे भाई, जिसको जहां सुलभता का युग है, आज लोगों पर पैसा भी है, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें चाहिए पर्यावरण की ढूंढ में लोग निकल रहे हैं कि स्वस्थ हवा, 2 दिन के लिए स्वच्छ हवा मिल जाए। दिल्ली विल्ली शहर तो एक गैस चेम्बर के रूप में है, हम भी जाते हैं रहते हैं तो देखते हैं हाल। तो वहां का लोग भागता है 2 दिन स्वच्छ सांस में हवा लेने के लिए, लेकिन उसको हम उस तरह की सुविधाएं तो नहीं दे रहे। वो जाम में 2-4 घंटे जाम में गाड़ी में फंसा हुआ, तो वो दिल्ली में रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। न तो आम आदमी तो खैर कर ही नहीं सकता, उसको ब्लेम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस पर अपना 12 घंटे का आप जॉब दे रहे हैं, कहाँ कर पाएगा वो? रही आम आदमी, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उन्हें शहर हित में उन्हें सोचना चाहिए। प्रशासन, जिला प्रशासन क्या कर रहा है? उसको शहर हित में सोचना चाहिए। ये सफाई के लिए कौन है? नगर निगम नियुक्त है, वो करे। सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह जो पद है, मैं समझ रहा कि इस पद का उपयोग क्या है? सिटी मजिस्ट्रेट का कोई उपयोग है? मतलब क्या पद है? बेकार में चला, वो जो शराब वराब में जो पकड़े जाते हैं उसका मुचलका तो बढ़ता है। तो मतलब ये अनावश्यक पदों को खत्म किया जाए। जब एसडीएम है तो आपने आंदोलन का पुराना दौर भी देखा, जब उत्तराखंड का मानना था कि लखनऊ दूर है, अब तो दिल्ली देहरादून बहुत पास है। तो उस दौर को और आज के दौर में आज भी लोगों की आवाज अनसुनी है। नहीं, वो दौर में आवाज सुनी जाती थी, एक आंदोलन होता था। हम देखते थे कि अगर कोई खबर किसी समाचार पत्र में किसी कलेक्टर के खिलाफ लग गई तो उस कलेक्टर का तबादला हो जाता था। तो आप पूरा अखबार छाप दो किसी एक सिपाही के बारे में, कुछ नहीं होगा उसको। आपका कहने का था कि लखनऊ जब था तब राजधानी काम थी, होता था। हाँ, काम होते थे, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद काम होने खत्म हो गए। मैंने आपको पहले कहा कि आप ये देखेंगे कि दिल्ली एक राज्य की राजधानी है। दिल्ली मतलब देश की राजधानी और राज्य की भी राजधानी हो गई। दिल्ली में इतने मतलब सरकारी स्कूल नहीं थे क्या? मैं सोचता हूँ अभी भी नहीं होंगे जितने स्कूल उत्तराखंड में होंगे। उत्तराखंड की आबादी, जब मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं, तब रही गो 50 लाख, 1 करोड़ मान लो। दिल्ली की आबादी तब भी 2 करोड़ थी। 2 करोड़ आबादी के लिए उतने प्राइमरी स्कूल नहीं थे जितने उत्तराखंड की 1 करोड़ आबादी के लिए प्राइमरी स्कूल थे। ये लखनऊ वालों ने बनाए। लखनऊ में अलग मंत्रालय था, पर्वत विकास मंत्रालय। पर्वत विकास मंत्रालय था, उसको पूर्व मतलब एक सीएम था वो पर्वत विकास मंत्रालय। पर विधायक तो आप भी वही है, हर जी। अगर अरे अलग उस जी, समय उस समय यूपी विधायक थे, आज भी विधायक हैं। यूपी बजट देता, उस समय अधिकारी जो है नियंत्रित होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होता था कि अगर यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो झांसी जाना, बुंदेल, कहीं कहीं जाना, दूर दराज जाना, तो वो यहाँ पड़ा रहता थोड़ी बहुत। उस समय जो है नेताओं में पावर होती थी, जनता की पावर थी, एक प्रधान के कहने से भी कुछ सड़क बन जाती थी,
विधायक के कहने से भी काम होता था। अब तो मुख्यमंत्री कह दे, उसकी घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही, ये फर्क आ ये गया ना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कहीं भी घोषणा मुख्यमंत्री की आप घोषणाएं दे दो, मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की, रमेश पोखरियाल निशंक की, हरीश रावत की, आप देखेंगे कि ये 70% योजनाएं हवा में हैं आज भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आप इनका पोर्टल चेक कर लो, कितनी इन्होंने घोषणाएं करी, कितनी योजनाएं हुई। आधी नहीं हुई होंगी अभी तक 6 साल में। पहले भी रहे ये मुख्यमंत्री, दोबारा आए कार्यकाल, ये चौथा 4.5 साल चल रहा है, तो आधी नहीं होंगी। 50, अगर 100 घोषणाएं की होंगी तो 50 भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को मालूम है कि बजट आना चाहिए। आधे काम तो कागजों में हो रहे हैं, धरातल पे तो हो ही नहीं रहा है काम। अगर आपको कुछ करने की पावर दी जाए तो सबसे पहले आप उत्तराखंड के अंदर क्या काम करना चाहेंगे? नहीं, हमारे पास तो, हम तो आम आदमी को पावर तो है, लेकिन आम आदमी को समय नहीं है। मतलब आम आदमी और डिसीजन मेकिंग पावर डिसीजन मेकिंग पावर ये है कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हिमालय को संरक्षित करने के लिए योजना बने। हिमालय गर्म ना हो, उसके लिए हम प्लांटेशन शहरी क्षेत्रों में करेंगे, ताकि शहर प्लेन की गर्म हवा हिमालय क्षेत्र तक न जा पाए। हिमालय को संरक्षित करना पड़ेगा आपको, अगर भारत के जीवन या विश्व के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नदियां, जल यहाँ से निकल रहा, शुद्ध जल, पीने योग्य जल, हमारे एशिया का सबसे बड़ा जो जल निकल रहा है पूरा शुद्ध पीने योग्य जल है। ऐसा योग्य और विश्व में कहीं नहीं है ऐसा जल। तो इस जल को संरक्षण करने के लिए हम नीति बनाते, हिमालय गर्म ना हो उसके लिए बहुत बड़ी प्लांटेशन की श्रृंखला खड़ी करते। पहले तो हिमालय को बचाना है, क्योंकि हम हिमालय को संरक्षित करेंगे तब पहाड़ बचेगा, तब नदियां बचेंगी, तब जीवन बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी हिमालय से आता है। बृहद रूप से पहले जंगल थे, अब तो मतलब सरकार ने क्या करा, राज्य सरकार ने, इसी में एक बात बताऊं, जो पहाड़ का रहने वाला गांव है, सपोज आप पहाड़ के किसी गांव में, मैं किसी गांव में, तो वनों से हमारी समृद्धि जुड़ी रही है। मानी हमारा जो पशुपालन का उद्योग था वन पर तो आधारित था, तो हमें मालूम था कि कौन सा पेड़ कितना काटना, कौन सी प्रजाति का पेड़ कहाँ लगाना है। तो समय वन सर, जब हमारे पास पावर थी, पावर मानी हमें स्वतंत्रता थी कि हम वनों के पास जाएं और वहां अपने मवेशियों के लिए चारा लाएं, तो तब वन समृद्ध थे, घने थे, डेंस फॉरेस्ट जिसे कहते हैं वैसे थे। लेकिन आज मूल निवासियों के वनों के अधिकार खत्म कर दिए गए, और गोवा वाले, हरियाणा वाले, उनके लिए वनों के अधिकार बना दिए गए, यानी ठेकेदार बन के रखवाली करेगा। अरे जो हम समृद्ध हुए, बड़े हुए, हम जंगलों के किनारे हुए हैं, हमें मालूम है कि बुरांस का पेड़ है, ये क्या करेगा, बांज का पेड़ है, इससे क्या शक्ति मिलेगी, ये कितनी शक्ति है, देवदार का पेड़ है, इससे क्या चीज हमें बनानी है, चीड़ का क्या करना है, उसे क्या मालूम है जो बाहर से आया। क्योंकि हमें इसलिए भी उसको संरक्षित करना है, क्योंकि हमारी मवेशियों का भी पूरा जो है भोजन व्यवस्था श्रृंखला उसी पे बनी हुई है। लेकिन अब हमारे अधिकार खत्म कर दिए, ठेकेदार के अधिकार बढ़ा दिए, तो ऐसे में हिमालय भी खत्म हो रहा, जंगल भी खत्म हो रहे। लोगों का मानना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जेपी पड़ोनी से घबराती है। ये जेपी पड़ोनी से घबराती है या उसके तीखे सवालों से? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमसे घबराए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूं कि घबराने का, जो चोर होगा ना उसे डरना पड़ेगा पुलिस को देख के। पुलिस की यूनिफॉर्म आ जाए, कोई चोर जा रहा होगा तो पुलिस की यूनिफॉर्म देख के उसे डरना पड़ेगा, निश्चित रूप से डरना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी, डरेगा वो जो चोर होगा, डरेगा वो जो जिस चीज के लिए वेतन ले रहा है, जनता के मतलब योजना बनाने के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसे निश्चित रूप से डरना चाहिए। और हर उस व्यक्ति से डरना चाहिए जिसका वो हक मार रहा है, हर उस व्यक्ति से उसे डरना चाहिए जिसका वो मतलब हक के पैसों के, जिसके अधिकार के पैसों पे वो कमीशन खा करके ले रहा है, उससे होना चाहिए, निश्चित रूप से डरना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति से डरना चाहिए। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स वास्तविक रूप से ईमानदारी से काम करे तो छोटा राज्य है, आज भी हमारे पास जो है पीने के लिए पानी जहां पर इतना है उसके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। योजना ऐसी बना दी आपने कि जो लड़का, जो सपोज किसी गांव का एक चपरासी है, उसको आपने कई जनपदों के दूर फेंक दिया, अरे उसको वहीं सुलभता दो ना काम करने की, वो वहीं रहेगा तो विकसित करेगा ना। चंपावत वाले को आपने जो है चमोली भेज दिया, चमोली वाले को आपने पिथौरागढ़ भेज दिया, अरे उसको वहीं रखो ना आप। अब वो तो प्लान करेगा ना, अपने बच्चों को भी ले जाएगा अपने पास, तो उसका तो प्लान हो गया। जो विधायक पहाड़ से चुना गया, बाद में एक बार वो पहाड़ से नीचे आ गया तो फिर ऊपर गया ही नहीं कभी, या जो अधिकारी भी एक बार नीचे आया फिर उसके बाद ऊपर गया ही नहीं, और बाद में फिर क्या, वोट के लिए फिर अपना क्षेत्र चाहिए और डेवलपमेंट उनका नीचे चाहिए। देखो बहुत जल्दी जैसे ही परिसीमन होगा, आपको औकात नजर आ जाएगी इन पहाड़ से नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को। परिसीमन हो जाए
आपको हकीकत, अब मैं ज़्यादा डिटेल तो इस पे नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन परिसीमन जैसे ही हो जाएगा तो जितने भी पहाड़ के विधायक हैं वो उस दिन सोचेंगे कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी। ये आपको आज बता रहा हूँ मैं। ये जो मंत्री बने फिर रहे हैं ना, जो प्रधान ही नहीं बन सकते थे, आज वो मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तब इनको औकात पता चल जाएगी परिसीमन के बाद। इनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये किसी योग्य नहीं रह पाएंगे। आज ये मंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़े, इनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, परिसीमन हो जाए। हम भी चाहते हैं, क्योंकि एक बार जो जीत करके नीचे आ गया उसने अपना सारा वहां से वोट लूटे और यहाँ से जनता का जो योजनाएं लूटी, और वो देहरादून में विकसित हो गया। वो कोई विदेश चलेगा, कोई बैंकॉक, हर मतलब उत्तराखंड में ऐसे कई विधायक हैं जिनके पास विधायक बनने के बाद हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति में इजाफा हुआ। किसी ने बैंकॉक होटल खोल दिया, किसी ने गोवा खोल दिया, किसी ने मसूरी खोल दिया, मतलब हर जगह। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जिसका वेतनमान 50-60 हजार रुपया है, मैं अगर आप यकीन करेंगे तो ऐसे इस वेतनमान से नीचे कम रहा होगा, जिनका 17-18 बेसिक रहा होगा, उनके यहाँ पर होटल चल रहे हैं कई कई सालों से। अब आप देखो कि किसी 17-18 बेसिक पाने वाला, 1000 बेसिक वाले का अगर 3-4 करोड़ का होटल बना है, जबकि वो पीछे इंटर करके या ग्रेजुएशन करके वो बहुत मुस्लिम के समय में मतलब आया कि किसी तरह से 2 जून की रोटी करके ईश्वर की कृपा से उसका नौकरी लग गया, और वो नौकरी लगते ही उसके बाद 10 साल में इतना पैसा आ गया। तो ये मतलब सोचने वाला विषय है। 25 सालों बाद भी लगभग लगभग आप मानना है कि उत्तराखंड की स्थिति वही की वही रह गई है, तो आज फिर नुकसान हुआ है। उससे भी बुरी हो गई है। हाँ, उससे बुरी हुई है, क्योंकि पहले यूपी होता था, मैं आपको कह रहा हूँ, तो वहां पर अधिकारी कम से कम चाहे दूसरे के लिए भी करता होगा, चाहे मतलब ये दूसरे को भी रखता होगा, लेकिन टीचर रहता था गांव में। अब तो टीचर क्योंकि वहीं का है, वो देहरादून में बैठा हुआ है, या अटैचमेंट में निदेशालय में कहीं बैठा है, शासन में बैठा हुआ, मंत्री का पीए बैठा हुआ है। तो अब हालत और खराब है, कई स्कूल बंद हो गए प्राइमरी स्कूल। एजुकेशनल अगर रिफॉर्मेशन लाना हो उत्तराखंड में वापस, तो आपके अनुसार क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? देखो, जिस प्रकार की लगातार यूनिवर्सिटियां विकसित हो रही हैं, कोई नई नई, पैमाना नहीं है? कोई पैमाना नहीं है उनमें। आपका ये बताइए, आपकी हॉस्पिटल इतने सारे बन रहे हैं, अरे भाई हॉस्पिटल आप बना रहे हो या कोई यूनिवर्सिटी बन रही, वहां पर योग्य प्रोफेसर तो चाहिए आपको पढ़ाने वाला। मैंने आपको कहा कि जैसे यहाँ पर व्यवस्था एजुकेशन की रही कि वहां यूपी से अनपढ़ आदमी को शिक्षक बना के भेज दिया, तो उसे मालूम था कि मैं अनपढ़ हूं और ये पहाड़ के लोग मतलब विद्वान लोग हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, वेद पाठी लोग भी रहते हैं, तो उसे मालूम था ये कि मैं अनपढ़ हूँ। उसने कहा साहब मैं तो आ नहीं पाऊंगा उधर से, आप ही 2000 रुपये में किसी टीचर को रख लो। प्रधान के पास जाता था तो वो पढ़े लिखे आदमी को रखता था, और वो टीचर अपने गांव में रहता था, गोंडा बहराइच जहाँ भी आता था, संडीला पंडीला जहाँ से भी आता था, बरेली वगैरह से। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि हमारे यहाँ का टीचर, हमारे गांव का टीचर, वो भी देहरादून बैठा हुआ है, और यह अटैचमेंट करके विधानसभा और सचिवालय में बैठा हुआ है। कहते हैं कि जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक तो हर आदमी चाहे उससे कुछ भी करवाने को आप तैयार हो जाओ, हर चीज को हाँ 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 जी हुजूरी में लगा रहता है। एक बार नियुक्ति होने के बाद वो तुरंत मुख्यालय के चक्कर काटना शुरू करता है, किसी तरह से मेरा स्थानांतरण। वो फिर राजा बन जाता है। मैं आपको बताऊं कैसे, अभी मतलब जो इसमें भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, कि जिनको पहाड़ पर 5 साल 10 साल काटने होते हैं। हरिद्वार में कई ऐसे विभागों में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक नौकरी, मतलब 20-20 साल नौकरी होगी, पहाड़ पे नहीं गए। जब भी ऊपर से आदेश आते हैं कि पहाड़ जाना, वो उस समय मेडिकल ले लेते हैं, फिर कोई व्यवस्था बना करके, जो व्यापक भ्रष्टाचार की व्यवस्था, उसे बना के फिर किसी जगह आ जाते हैं, और फिर यही काम चल रहा है। बहुत जब ऐसा कोई डिटेल्स आएगा तो मैं आपको नाम वाइज बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं खंडूरी जी के टाइम तक लोकपाल हुआ करता था, आज की तारीख में कोई स्थायी लोकपाल नहीं है। देखो, लोकपाल वगैरह जो है, अगर राज्य में लोकपाल नहीं है तो उसके जिम्मेदार बीसी खंडूरी जी हैं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी। उन्होंने लोकपाल न बने, इसीलिए उन्होंने उस प्रकार का ड्राफ्ट बना दिया कि मुख्यमंत्री भी उसके घेरे में आएगा, और गवर्नर भी आएगा, और प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। अरे भाई, जो चीज अभी तक पास नहीं हो पाई, आज इतने, तब से जो है, कितने साल हो गए खंडूरी जी को, 20-22 साल हो गए, नहीं 5-5-10 मतलब 10-15 साल हो गए, वो लोकपाल आज तक क्यों नहीं बन पाया? भाजपा की सरकार में एजेंडा है कि 100 दिन के भीतर हम लोकपाल बनाएंगे, पिछली बार के एजेंडे में। अभी आपको याद होगा, दुखद मतलब
बहुत अध्ययन करके काफ़ी कष्ट होता है। यहाँ पर भारत की प्रेसिडेंट आई थी, मतलब देहरादून में, तो उन्होंने पढ़ा है कि उत्तराखंड वालों ने लोकपाल बिल बना दिया, लोकपाल चल रहा, मुझे खुशी हो रही है। और लोकपाल हाई कोर्ट 10 ऑर्डर कर चुका है और अभी तक लोकपाल का गठन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के आदेश है कि लोकपाल का गठन किया जाए, आज तक 10 बार ऑर्डर कर चुका है हाई कोर्ट। नहीं किया, 10 बार कर दिया, कई सालों से हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है। अब मतलब बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम चर्चा में नहीं ला सकते हैं, लेकिन खुद भाजपा का यह एजेंडा था पिछली सरकार का, जब त्रिवेंद्र रावत बने थे मुख्यमंत्री, कि 100 दिन में लोकपाल का गठन होगा। अच्छा, और आश्चर्यजनक कि राष्ट्रपति पढ़ रही है कि आप यहाँ लोकपाल गठन है, जबकि लोकपाल की हमारे यहाँ नियुक्ति नहीं है। अच्छा, उत्तराखंड के लिए यूकेडी कहती है कि उन्होंने राज्य आंदोलन खड़ा किया और उनकी मुख्य भूमिका रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या वो अपना संदेश जनता तक नहीं पहुंचा पाए कि इस 25 सालों में एक बार भी यूकेडी कभी सत्ता में नहीं आ पाई? प्रयास तो हर बार करती है और इस बार भी कहा जा रहा है कि शायद बदलाव आ सकता है, कुछ हो सकता है। देखो, यूकेडी का वास्तविक रूप से है कि यूकेडी वाले जो है ना, दिमाग का प्रयोग कम करते हैं, और वो दिमाग वाले वहां आ जाएं उसका भी परहेज करते हैं। यूकेडी में जो लीडरशिप ऊपर है, अभी तक ये रहे कि 2 बड़े शीर्ष नेता होते थे, उन्होंने अपना जीवन जिस प्रकार से जिन व्यवस्थाओं में बिताया, तो उन्हें लग रहा था कि सार्वभौमिक है और इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन समय के परिवर्तन से नए नए लोग आए, विचार आए, राज्य की आवश्यकताएं अलग बढ़ी, राज्य की डिमांड अलग हुई है। उन्होंने अपना जनाधार धीरे धीरे खोया कि जब राज्य का पृथक गठन मतलब चुनाव हुआ था तो 2-3 सीटें थी, उसके बाद फिर वो कोई भाजपा में चले गया, कोई कांग्रेस में चले गया, तो इसलिए लोगों ने यूकेडी से मोह भंग हो गया। और आज यूकेडी में काफ़ी 2-3 लड़के बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन जीतने के लिए अभी यूकेडी को जब तक वो लीडरशिप विकसित नहीं करते हैं तब तक बड़ा मुश्किल है कि यूकेडी कुछ होगी। मैं भी मतलब यूकेडी की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि यूकेडी को विकसित होना चाहिए, लेकिन यूकेडी उस तरह का रिफॉर्म नहीं कर पा रही है, जनता पे विश्वास नहीं बना पा रही है, क्योंकि जब आप कभी भाजपा के साथ कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं तो जनता फिर जो है चुनाव के समय तो अंतिम निर्णय वाला समय होता है, और निर्णय के समय फिर निर्णय लेती है उस आधार पर कि मेरा वोट अगर इसको जाएगा तो ये कहाँ जाके आएगा, क्योंकि उसने जिसकी सरकार बनेगी उसमें जाएगा। उत्तराखंड के अंदर एक लॉबिंग है, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज की, स्टेट एम्प्लॉयज की, और उसको लेके बड़ी खींचतान होती है, जिसका राज्य को फायदा हुआ है कि नुकसान हो रहा है? देखो, ऐसा कि सेंट्रल लॉबी, यहाँ पर सेंट्रल के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, निदेशालय सेंट्रल के बहुत सारे हैं, लगभग 20-25 ऑर्डिनेंस जैसे निदेशालय है, IAS, IPS फॉरेस्ट लॉबी और रिसर्च दूसरी का, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं। मैं सोचता हूँ कि उन लोगों के आपस में कई योजनाओं का समन्वय नहीं होता होगा, लेकिन क्योंकि व्यापक भ्रष्टाचार में बार बार आपको कह रहा हूँ, तो सब क्योंकि कमीशन के आधार पर सारा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं, अगर आप एक विभाग की योजनाओं का ड्राफ्ट उठा लो तो उसमें अगर 100 टेंडर हुए होंगे तो 100 में से 50 टेंडर तो ऐसे हुए होंगे कोई घास काटने, झाड़ी काटने, फलाने काटने के लिए, और वो टेंडर केवल उस व्यक्ति को होंगे जो उनका प्रमुख एक ठेकेदार रहा होगा, जो उनको मोटा कमीशन के रूप में देता है किसी विभाग से। यह मतलब अगर इसकी जांच कोई हो तो उसमें प्रमाणिक बहुत सारे जांच तथ्य आ करेंगे। जाएंगे। लोकपाल आपके पास है नहीं, कोर्ट जाने की हर आदमी की हैसियत नहीं है। नहीं, पर कोर्ट भी उस तरह के अब जजमेंट नहीं दे रहे हैं। अब तो कोर्ट भी पीआईएल के रे कह रहे हैं कि इसका एक्ट 1952 के आधार पे आओ और फलाने आओ। अभी मैंने 2-3 पीआईएल ऐसी डिसमिस हुई हैं हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कह दिया ये 1952 के एक्ट के अधीन पे आओ, जबकि पीआईएल ऐसी जनता के हितों के जो विषय होगा उसको एक सिंपल एक चिट्ठी पे चीफ को अटेंड कर लेना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि आज जिस प्रकार से आरटीआई को खत्म किया जा रहा है, कोर्ट में जो पब्लिक की ग्रीवेंस को न रख पाए उसकी विषय को खत्म किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। मैं तभी कह रहा हूं कि ये कुछ समय का सारा सिस्टम है, ये इस पे सरकार पूरी जो आबादी है उसको गुलाम बनाने के लिए कार्य कर रही है, और इस पे काम प्रारंभ हो गया है। आज आप हम जिस प्रकार से स्वतंत्र रूप में बात कर रहे हैं, यह स्थिति हम 2030 के बाद देखेंगे तो हम बहुत बंदिशें हमारे ऊपर हो जाएंगी, आम व्यक्ति के ऊपर हो जाएगी, एक एक व्यक्ति के ऊपर हो जाएगी। तो ये थे जेपी पड़ोनी। आज हमने उत्तराखंड को लेके उनसे बात की कि उत्तराखंड के निर्माण के जो 25 वर्ष थे, उसके बाद कैसे कैसे उत्तराखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी हुई, राज्य के विकास में कमीशन खोरी बढ़ गई, लगातार संसाधनों का दोहन होता गया,
और सबसे बड़ी बात कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आ पा रही। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। प्लान